नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे ओटी आईसीयू इमरजेंसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आपके काम की हो सकती हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो चीज़ जो है पढ़ने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग टू एड इन लिडोकैन फॉर मेक इट लॉन्ग लास्टिंग? ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी नॉर एड्रेनलिन और ऑप्शन डी मेथाइल पैराबिन। ओके, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हम जो है कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं, बाकी हम जो है मेन पॉइंट ही लेंगे। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो है एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो क्या क्या काम में आती है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नर्सिंग तो कर दी होगी, लेकिन किसी ने भी शायद ही कभी किसी ने ओटी आईसीयू को अंदर से जा करके देखा होगा और वहाँ पे प्रोसीजर्स वगैरह जो है आपको कभी करने ही नहीं दिया गया, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट वहाँ पे थे और बहुत कम लोगों ने जो है प्रैक्टिस की होगी। तो आपको यहाँ पे आज की जो क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी लाग लपेट के हम आगे चलते हैं। तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो लिडोकेन के साथ में दी जाए तो वो लॉन्ग लास्टिंग का काम करेगी, या लिडोकेन के लॉन्ग लास्टिंग या लिडोकेन के इफेक्ट को जो है लॉन्ग लास्टिंग कर देती है? ऐसी कौन सी ड्रग है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो पहले तो चीज आती है बात ये कि लिडोकेन क्या होती है। व्हाट इज लिडोकेन? लिडोकेन क्या है? लिडोकेन, लिडोकेन नाम सुना होगा आपने, लिडोकेन 2%, या आपने सुना होगा जाइलोकेन 2%, या आपने एक नाम और सुना होगा लिग्नोकेन, लिग्नोकेन 2%। ओके, तीनों कुछ नहीं है, तीनों एक ही बला है। तीनों है क्या, याद रखना, जिनके पीछे केन लग जाए, जिनके पीछे क्या लग जाए, केन, जिनके पीछे केन लगता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे लोकल एनेस्थीसिया होते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार यूज किया होगा जाइलोकेन, लिडोकेन या लिग्नोकेन को आपके एनजी ट्यूबेशन जब आप करते हैं, एनजी ट्यूब डालते हैं या हम बोल सकते हैं यूरिनरी कैथेटर डालते हैं, तो आपने जो एक ट्यूब आती है क्रीम जेली टाइप की, आपने वो बहुत बार यूज में ली होगी। तो लिडोकेन के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए इसमें कौन सी ड्रग जो है वो मिक्स की जाती है, कौन सी ड्रग जो है वो एड की जाती है, इसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, जब आप लिडोकेन मार्केट में देखेंगे या हॉस्पिटल में देखेंगे तो आपको 3 प्रकार का लिडोकेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। 3 प्रकार का। हम जेली की बात नहीं कर रहे अभी तक, हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, इंजेक्शन की बात कर रहे हैं कि ये चीज क्या है। देखिए जरा, यहाँ पे एक इंजेक्शन आपको मिलेगा लिडोकेन के नाम से, सॉरी लोक्स के नाम से। किस नाम से मिलेगा? लोक्स के नाम से, लोक्स 2% के नाम से। दूसरा इंजेक्शन आपको मिलेगा ये भी जाइलोकेन के नाम से। किस नाम से? जाइलोकेन के नाम से। ये भी कितना होगा? 2% होगा। ओके, थर्ड मिलेगा लोक्सिकार्ड। अब आप कहोगे कि तीनों के अंदर चीज तो एक ही है, चीज क्या है? चीज है लिग्नोकेन। इन तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है लिग्नोकेन। मतलब एनेस्थेटिक जो एजेंट है वो तीनों में कॉमन है। कॉमन है, हमने यहाँ पे 3 फोटो ली है, मतलब ये है कि कॉमन तो नहीं होनी चाहिए। क्या चीज? इनके यूजेस। इन तीनों के यूजेस जो है वो थोड़े थोड़े डिफरेंट रहते हैं। क्या क्या रहते हैं हम उनके बारे में चर्चा करने वाले। देखिए जरा, सबसे पहले आता है लिडोकेन। अगर आप यहाँ पे इसको जूम करके देखेंगे, अगर आप इसको जूम करेंगे, मेरे पास यहाँ पे सुविधा आई थिंक है, मैं अगर यहाँ पे आप इसको जूम करके दिखाऊं आपको, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लिग्नोकेन एंड एड्रेनलिन। यानी कि इसके अंदर क्या मिलाया गया है? एड्रेनलिन मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है? एड्रेनलिन। ताकि जो है हम ये कह सकें कि इसकी जो हम बोल सकते हैं जो एक्शन है, या हम बोल सकते हैं ड्यूरेशन है एक्शन की, वो क्या हो सके, प्रोलॉन्ग हो सके। तो लोक्स 2% के अंदर क्या मिलाया जाता है? एड्रेनलिन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एड्रेनलिन मिलाया जाता है। ओके, और ये किस प्रकार की जो है हम बोल सकते हैं जो है हम देखने को मिलता है, तो ये इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। ये एड्रेनलिन इसके अंदर मिक्स होता है। अकेला एड्रेनलिन ही नहीं होता, इसके अलावा इसमें एक चीज और डाली जाती है। क्या डाली जाती है? मिथाइल पैराबिन। क्या डाली जाती है? मिथाइल पैराबिन। क्या डाली जाती है? मिथाइल पैराबिन। ओके, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, मिथाइल पैराबिन। ओके, तो इसमें क्या डाला जाता है? एड्रेनलिन भी डाला जाता है और मिथाइल पैराबिन भी डाला जाता है। जाइलोकेन के अंदर देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं डाला जाता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, क्लियर होता है, या हम बोल सकते हैं प्लेन होता है। प्लेन जाइलोकेन या प्लेन लिग्नोकेन पाया जाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती। यानी कि हमारे एग्जाम का आंसर ये तो, हमारे क्वेश्चन का आंसर ये तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा है। एड्रेनलिन और मिथाइल पैराबिन ये दोनों मिलाए जाते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे तो एड्रेनलिन भी दे दिया भाई ने और मिथाइल पैराबिन भी दे दिया,
अब आप आंसर सही क्या करोगे, आपको ये तो पता चल गया होगा एट्रोपिन तो नहीं डाला जाता, नोरेड्रेनलिन भी नहीं डाला जाता, लेकिन डाला कौन सा जाता है, एड्रेनलिन डाल दिया जाता है और मिथाइल पैराबिन। अब इनमें से काम क्या आता है, क्या एड्रेनलिन सही होगा, क्या मिथाइल पैराबिन होगा, आप खुद से सोचने की कोशिश करो, क्या एड्रेनलिन होगा या मिथाइल पैराबिन होगा। मैं आपको बताता हूं कि एड्रेनलिन होता है या मिथाइल पैराबिन। देखिए जरा यहां पे जो मिथाइल, मैं आपको मिथाइल पैराबिन के बारे में बता देता हूं। मिथाइल पैराबिन जो होता है, मिथाइल पैराबिन, मिथाइल पैराबिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां यूज होता है, एक्ट एट लोकल टिश्यू। कहां होता है, लोकल टिश्यू पे होता है। कौन, मिथाइल पैराबिन। हमेशा ही याद रखना मिथाइल पैराबिन सिर्फ और सिर्फ लोकल टिश्यू पे इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको कभी भी जिंदगी में, कभी भी इसको आईवी में इस्तेमाल नहीं करना। किस में इस्तेमाल नहीं करना, आईवी में इस्तेमाल नहीं करना। किसमें, जिस लिग्नोकेन के साथ में क्या मिलाया जाए, मिथाइल पैराबिन मिलाया जाए। तो इसका मतलब ये आ गया कि ये जो है इसके ड्यूरेशन तो नहीं बढ़ा रहा। ड्यूरेशन कौन बढ़ा रहा है, ड्यूरेशन बढ़ाता है एड्रेनलिन। कौन बढ़ाता है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है वो क्या करता है, किसके साथ में मिक्स होता है, लिग्नोकेन के साथ में, और लिग्नोकेन के साथ में मिक्स होकर के क्या कर देता है, इसकी हम बोल सकते हैं ड्यूरेशन को इंक्रीज करता है। ड्यूरेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब आपको मिथाइल पैराबिन के बारे में एक चीज और बताता हूं। आपने कई बार इचिंग के लिए, कई बार आप इचिंग के लिए जो है कोई क्रीम लेकर के आए होंगे, फंगल इन्फेक्शन के लिए या किसी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए, स्किन इन्फेक्शन के लिए आप कई बार इचिंग क्रीम लेकर के आए होंगे। तो इचिंग क्रीम जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे क्लोट्रिमाजोल दे सकते हैं। क्लोट्रिमाजोल अगर आप लेके आते हैं, या कोई और क्रीम अगर आप लेके आते हैं, क्लोबेटासोल या क्लोट्रिमाजोल वगैरह कुछ लेकर आते हैं, तो आप अगर उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उस डिस्क्रिप्शन के लास्ट में एक चीज लिखी होगी, मिथाइल पैराबिन, इट हैज मिथाइल पैराबिन, यानी कि उसमें भी क्या मिलाया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया मिलाया जाता है। अगर आप कभी लेकर के आएंगे, ये आपको मैं कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूं, आपके घर पे कॉमनली ये क्रीम जो है मिल जाएगी। आगे चलते हैं कि यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि एड्रेनलिन जो है वो इसलिए मिलाया जाता है ताकि क्या हो, इसकी जो है हम बोल सकते हैं एक्शन को प्रोलॉन्ग कर दे। अब हम जाइलोकेन 2% के बारे में बात करते हैं। ये दोनों जो घटनाएं होती है, लोक्स 2% और जाइलोकेन 2%, ये दोनों जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लोकल के इस्तेमाल में लिया जाता है, लोकल टिश्यूज में इस्तेमाल में, लोकल टिश्यू पे इस्तेमाल के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। ओके या तो आप क्या ले सकते हो, जाइलोकेन 2% क्लियर वाला या प्लेन वाला, या आप क्या ले सकते हो, एड्रेनलिन वाला। अगर आपको एक्शन लंबा चाहिए तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, एड्रेनलिन इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। तो हमारा आंसर जो है वो क्या जाएगा, एड्रेनलिन हमारा आंसर यहाँ पे जाता है। ओके अब कई पूछ रहे होंगे कि सर लॉक्सिकेब के बारे में भी कुछ बताओ, या लॉक्सिकार्ड जिसे आप कहते हैं। तो लॉक्सिकार्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है लॉक्सिकार्ड 2%। ये ओनली आईवी दिया जाता है, ओनली क्या दिया जाता है, आईवी। इसका क्वेश्चन कई बार आया है कि जो लॉक्सी कार्ड है इसका तो आप यूज बताइए। लॉक्सी कार्ड का अगर आप यूज देखते हैं तो लॉक्सी कार्ड जो है कॉमनली उन घटनाओं में लिया जाता है जो कई बार लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है आपके लिए, जैसे कि हम बोल सकते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कह सकते हैं, फिब्रिलेशन नहीं सॉरी, वेंट्रिकुलर हम अरिथमिया कह सकते हैं। वेंट्रिकुलर अरिथमिया के अंदर, वेंट्रिकुलर अरिथमिया में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेंट्रिकुलर अरिथमिया में किया जाता है तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की घटना हो, या हम ये कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पे दूसरा, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो, जैसे कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो। तो इन दोनों घटनाओं के अंदर कॉमनली जो है इस्तेमाल में लिया जाता है क्या, लॉक्सिकार्ड। कितना आता है, लॉक्सिकार्ड 2%। ओनली जो है कैसा दिया जाता है, ये इसका रूट क्या रहता है, आईवी रहता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम एनेस्थीसिया के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो आगे चल करके पढ़ेंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि सर डायरेक्ट जो है यहीं लिग्नोकेन से स्टार्ट कर दिया, बेसिक तो पता है एनेस्थीसिया क्या होता है, पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ओके नेक्स्ट हमारा आता है, कहाँ गया भाई, ओके नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन है, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओपियोइड जिसे आप कह सकते हैं नॉन ओपियोइड जनरल एनेस्थीसिया, कि आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से नॉन ओपियोइड जनरल एनेस्थीसिया कौन सा नहीं है। यानी कि यहां पे जितने भी दिए गए हैं वो सब के सब कौन से दिए गए होंगे, नॉन ओपियोइड एनेस्थीसिया दिए गए होंगे। अच्छा एक चीज है, अकेला नॉन ओपियोइड एनेस्थीसिया नहीं है, नॉन ओपियोइड जनरल एनेस्थीसिया है, क्योंकि एनेस्थीसिया भी तो 2-3 प्रकार का होता है। ये क्या है, नॉन ओपियोइड जनरल एनेस्थीसिया।
अब आप मुझे ये बताइए, एक होता है ओपियोइड जनरल एनेस्थीसिया, एक होता है नॉन ओपियोइड जनरल एनेस्थीसिया, इनमें से यहाँ पे कौन सा ओपियोइड जनरल एनेस्थीसिया है? क्योंकि ये चारों जो है ये कौन से हो सकते हैं? ये नॉन ओपियोइड हो सकते हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आई थिंक मैं आपको दोबारा जो है वो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता जा रहा हूं, दोबारा कोशिश करो। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस जो हैं या एग्जांपल जो हैं ये हैं नॉन ओपियोइड्स। कौन से हैं? नॉन ओपियोइड। लेकिन एक नहीं है नॉन ओपियोइड, तो एक कौन सा होगा? ये एक हमें ढूंढना है ओपियोइड वाला, कि इन चारों में से फिर ओपियोइड कौन सा है। क्योंकि नॉन ओपियोइड हमने कहा है चार है हमारे पास में, तो इन चार में से एक ओपियोइड है, बाकी तीन कौन से होंगे? नॉन ओपियोइड होंगे। तो हमें वो ढूंढना है कि ओपियोइड कौन सा होता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जनरल एनेस्थीसिया में ओपियोइड और नॉन ओपियोइड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया की। किसकी बात करते हैं? जनरल एनेस्थीसिया की। जनरल एनेस्थीसिया की बात करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया, आई थिंक ऊपर थोड़ा सा कट गया है, मैं दोबारा लिख देता हूं, कोई बात नहीं, अपने ही हाथ में है, अपने हाथ की खेती है, दोबारा वो वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया। थोड़ा सा हम स्पेस का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये जो है कट जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, आगे देखिए, जनरल एनेस्थीसिया जो है वो तकरीबन हम बोल सकते हैं दो प्रकार का होता है। हम लोकल की बात नहीं कर रहे, एनेस्थीसिया तो दो प्रकार का हो गया, जैसे लोकल और जनरल। जनरल की बात कर रहे हैं तो जनरल दो प्रकार का होता है, एक जो आईवी इस्तेमाल किया जाता है, जो आईवी दिया जाता है, दूसरा जो वेपर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वेपर, वी है ये, वेपर, वेपर जानते हो आप, नाक को सूंघाने वाला है ना, तो वेपर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दो प्रकार के जनरल एनेस्थीसिया हम यहाँ पे पढ़ते हैं, आईवी और वेपर। आईवी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं ओपियोइड्स। कौन से होते हैं? ओपियोइड्स। और दूसरे होते हैं नॉन ओपियोइड्स। एक होते हैं ओपियोइड्स, एक कौन से होते हैं? नॉन ओपियोइड। ओपियोइड कौन से होते हैं? जिनके अंदर मॉर्फिन होती है, यानी कि मॉर्फिन के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, या हम सिंथेटिक मॉर्फिन की बात कर सकते हैं। अफीम आप जिसे जानते ही होंगे, ओपियोइड, या जिसे आप नार्कोटिक के नाम से भी जानते हैं। देखिए जरा, अब हम ओपियोइड्स की बात करते हैं कि ओपियोइड कौन कौन से होते हैं। ओपियोइड्स, ओपियोइड्स की बात करते हैं तो ओपियोइड्स में पाए जाते हैं आपके पास में मॉर्फिन। कौन से पाए जाते हैं? मॉर्फिन हो गया जैसे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मेप्रिडीन हो गया, मेप्रिडीन हो गया, पेथिडीन हो गया, फेंटोनिल हो गया। ये चार प्रकार के, और भी बहुत सारे हैं, पर हमने चार प्रकार के पढ़े हैं ताकि आपको जल्दी याद रहे, क्योंकि ज्यादा आपको याद भी नहीं रहेंगे। एग्जाम के पॉइंट, एग्जाम भी तो नजदीक आ रहा है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको इंपॉर्टेंट है वही करवाया जा रहा है। नॉन ओपियोइड्स की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? नॉन ओपियोइड्स की। नॉन ओपियोइड्स की अगर हम बात करते हैं तब हम यहां पे देखते हैं कि कौन कौन से आता है। तो आता है बेंजोडाइजेपिन या बेंजोडाइजेपाम जिसे आप कहते हैं, बेंजोडाइजेपाम। यानी कि ये किससे नहीं बने होते? ये आपके मॉर्फिन या अफीम से नहीं बने होते, ओपियोइड्स के डेरिवेटिव्स नहीं होते ये। इसके अलावा केटामाइन, केटामाइन जिसे आप कहते हैं, प्रोपोफोल जिसे आप कहते हैं, प्रोपोफोल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बार्बिचुरेट्स हो गए आपके, बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स आपके सेडेटिव्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कॉमनली। जैसे बेंजोडाइजेपाम जो है वो एंजाइटिक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वैसे बार्बिचुरेट्स जो है वो सेडेटिव्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक कॉमन ट्रिक वाली चीज आ रही है, आपने कई बार पढ़ा होगा, क्वेश्चन आ जाता है कि सेडेशन के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, या नॉर्मल आपको एंजाइटी हो रही है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सेडेशन के लिए क्या देगा, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो सेडेशन के लिए आप जो है क्यों क्या टिक करके आ जाते हैं कि बेंजोडाइजेपाम। नहीं, बेंजोडाइजेपाम जो है वो एंजियोलाइटिक हो सकता है, सेडेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। सेडेटिव्स जो होते हैं वो बार्बिचुरेट्स होते हैं, जैसे फिनोबार्बिटोल, एमोबार्बिटोल, अगर आपको याद हो कुछ तो। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बार्बिचुरेट, इसके अलावा इटोमा, हम बोल सकते हैं इटेमाइड या इटोमिडेट, सॉरी इटोमिडेट, इटोमिडेट के नाम से जो है ये मिलता है। ओके, तो ये जो है कुछ जो है नॉन ओपियोइड्स यहाँ पे देखने को हमें मिल जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे वापस, अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब आप कहोगे सर वेपर तो आपने पढ़ाया नहीं। वेपर जो है एनेस्थेटिक मशीन आपने देखी होगी,
कभी आपने एनेस्थेटिक मशीन देखी होगी, एनेस्थेटिक मशीन में यहाँ पे दो प्रकार, दो जो है वो दो रंगों के या दो कलर के या रंग बिरंगे जो है दो जो है बॉक्सेस लगाए जाते हैं। उन बॉक्सेस के अंदर जो है जनरल एनेस्थीसिया डाला जाता है। कोई येलो का होता है, कोई ब्लू का होता है, कोई रेड कलर का होता है, कोई ऑरेंज कलर का होता है। उनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर आप वापस आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे इसने पूछा था कि नॉन ओपियोइड्स कौन से हैं इनमें से, और एक जो है ओपियोइड है वो कौन सा है। बेंजोडाइजापिन अभी आपने कहा तो ये कौन सा है, तो ये है नॉन ओपियोइड, मैंने अभी आपको कहा। इसके अलावा केटामाइन भी आपने क्या बताया, नॉन ओपियोइड। इसके अलावा इटोमिडेट भी आपने क्या बताया, नॉन ओपियोइड। तो बच कौन सा गया, पेथिडीन। पेथिडीन कौन सा होता है, तो पेथिडीन होता है ओपियोइड। कौन सा होता है, ओपियोइड। तो पेथिडीन यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, ओपियोइड के रूप में इस्तेमाल होता है। और पेथिडीन क्या है, हमारा जनरल एनेस्थीसिया होता है। ये बात होगी इसकी, तो हमारा आंसर रहा ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहां गया वो। ओके, क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने कि इनमें से कौन से मसल रिलैक्सेंट है और कौन से नहीं है, कि इन एग्जांपल्स में से कौन कौन से मसल रिलैक्सेंट है और कौन सा नहीं है, उसके बारे में बताओ, एक्सेप्ट बताओ कि ये सारे जो है नीचे दिए गए हैं ये सारे मसल रिलैक्सेंट है, लेकिन इनमें से एक नहीं है। कौन सा नहीं है, क्या सक्सिनाइल कोलाइन नहीं है, क्या एट्राक्यूरियम नहीं है, क्या डेंट्रोलिन नहीं है, क्या मेथोहेक्सिटोल नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए मसल रिलैक्सेंट क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप तो मुझे ये बताइए मसल रिलैक्सेंट क्या होता है। मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट अगर आप सोचने की कोशिश करते हैं, ऐसे ड्रग्स या ऐसे एजेंट्स जो क्या करते हैं, आपकी मसल्स को रिलैक्स करते हैं, या हम दूसरी भाषा में कहें आपकी मसल को पैरालाइज करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, पैरालाइज करने का। किन को, पैरालाइज दी मसल। कौन सी मसल, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कौन सी मसल, ज्यादातर स्केलेटल, मोस्टली कौन सी, स्केलेटल मसल। तो आपकी मसल्स को किस क्या करने के इस्तेमाल में आता है, पैरालाइज करने के इस्तेमाल में जो आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं। अच्छा, कौन कौन से आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में आपको बताऊं तो सक्सेनाइल कोलाइन हो गया। क्या हो गया, सक्सेनाइल कोलाइन हो गया। जैसे आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा। कहाँ सुना होगा, सक्सेनाइल कोलाइन को आपने मोस्ट कॉमनली कहाँ सुना होगा, ईसीटी के अंदर सुना होगा। ईसीटी के अंदर आपने बहुत बार सुना होगा। ईसीटी के अंदर आपको याद करो, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जहां पे सक्सेनाइल कोलाइन दिया जाता है मसल रिलैक्सेंट के लिए, ताकि बोन वगैरह के जो है फ्रैक्चर्स वगैरह न हो, बोन जॉइंट्स वगैरह के। आगे देखिए, इसके अलावा अगर और कौन सा, रोक्यूरियम हो गया जैसे, इसके अलावा एट्राक्यूरियम हो गया, एट्राक्यूरियम हो गया। इसके अलावा पेनक्यूरियम हो गया, या पेनक्यूरिनियम हो गया, है ना, पेनक्यूरिनियम बोलते हैं इसे, या क्विनिन हो गया, या डेंट्रोलिन हो गया। ओके, अब आप यहां पे देखिए, क्विनिन आप जो है फीवर में इस्तेमाल करते हैं। फीवर में मसल जो है वो ट्विस्ट होने लग जाती है, मसल स्टिफ हो जाती है, तो उसके लिए मसल पेन को कम करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। डेंट्रोलिन जो है आपने एनएमएस के अंदर सुना होगा। एनएमएस क्या है, न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम। न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम क्या होता है, न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम, न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम। ये क्या होता है, जब हम किसी साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर एंटीसाइकोटिक देते हैं। क्या देते हैं, एंटीसाइकोटिक्स। तो एंटीसाइकोटिक के साइड इफेक्ट आते हैं कुछ, और उन्हीं साइड इफेक्ट में आपने सुना होगा जिन्हें हम ईपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं, ईपीएस। 4 ईपीएस आपने पढ़े होंगे, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। उन 4 के अलावा एक और आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम बोलते हैं। उस न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम के अंदर क्या हो जाता है कि पर्सन के अंदर मसल रिजिडिटी बढ़ जाती है, मसल रिजिडिटी बढ़ जाती है। उसी मसल रिजिडिटी को, मसल रिजिडिटी बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाती है। ओके, उसी मसल रिजिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डेंट्रोलिन देते हैं। तो डेंट्रोलिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, हमारे एनएमएस के अंदर। इसके अलावा आपने एक चीज और यहाँ पे नोटिस की होगी, जिनके पीछे क्यूरियम लगा है, जिनके पीछे क्या लगा है, क्यूरियम या क्यूरिनियम, ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे मसल रिलैक्सेंट होते हैं। ओके, अब आप यहाँ वापिस आते हैं हमारे यहाँ पे। ओके, अब आप मुझे ये बताइए इनमें से कौन सा मसल रिलैक्सेंट होगा। आपने सक्सेनाइल कोलाइन पढ़ लिया, कहां पे, ईसीटी में इस्तेमाल होता है मसल रिलैक्सेंट के लिए, तो ये तो है। एट्राक्यूरियम जिसके पीछे क्यूरियम लगा हो, ये भी है। डेंट्रोलिन सोडियम, ये भी है, क्यों, ये एनएमएस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ओके, इसके अलावा मेथोहेक्सिटोल, ये नहीं है भाई। क्यों नहीं है ये,
ये क्यों नहीं है मसल रिलैक्सेंट? क्योंकि मेथोहेक्सिटोल क्या है? मेथोहेक्सिटोल एक एनेस्थीसिया है। क्या है? एनेस्थीसिया। कौन सा एनेस्थीसिया? जनरल एनेस्थीसिया। कौन सा ये? जनरल एनेस्थीसिया। कॉमनली कहां दिया जाता है? तो कॉमनली ये भी ईसीटी के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कौन सा है? जनरल एनेस्थीसिया है। कॉमनली कहां इस्तेमाल होता है? तो ईसीटी के अंदर जो है ये इस्तेमाल होता है। तो इनमें से यहाँ पे आपने जो पढ़े हैं इनमें से सारे मसल रिलैक्सेंट थे, लेकिन एक भाई नहीं था। वो कौन सा नहीं था? तो हमारा मेथोहेक्सिटोल नहीं था। बाकी सब के सब क्या थे? हमारे यहाँ पे मसल रिलैक्सेंट का काम कर रहे थे। ओके, ये तो थे कुछ माइंड फ्रेश करने के लिए छोटे मोटे क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा सीरियस होने की कोशिश करते हैं और आपको अभी पता चल जाएगा कि आप सीरियस हैं या नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें ले आता हूं फ्रेम के अंदर। आई थिंक आ गया होगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपके जो है ये आप पॉइंट रोक सकते हैं क्योंकि आपका जो है ये यूट्यूब पे चल रहा है, तो आप इसे रोक सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ए न्यूली पेशेंट डायग्नोज्ड विद पेनक्रियाटिक कैंसर, कि एक नया पेशेंट आया है जिसको डायग्नोज हुआ है पेनक्रियाटिक कैंसर, और हमने सर्जरी प्लान की है। हमने सर्जरी क्या की है? प्लान की है। लेकिन हमें पता है कि पेशेंट की कुछ हिस्ट्री रही है, क्योंकि सबकी हिस्ट्री होती है, इसकी भी कोई इनको हिस्ट्री रही होगी। और इसकी हिस्ट्री क्या है? कि इसकी हिस्ट्री है कि इसको डायबिटीज मेलाइटिस है पिछले 6 साल से, हाइपरटेंशन है पिछले 3 साल से, और हाइपोथायरॉयडिज्म है। इसका नहीं पता हमें कब से है, पर है ना, बस ये हमारे लिए काफी है। ओके, तो आप हमें ये बताइए कि इनमें से ऊपर जो घटनाएं दी गई है, इनमें से अगर हम किसी ऐसा, ऊपर की घटनाएं छोड़ो, कि अगर हम पेशेंट को हम बोल रहे हैं प्री ऑपरेटिव कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, तब हमें किस बात से पता लगेगा कि नहीं अभी पेशेंट को हमें जो है ज्यादा बात बतानी चाहिए या हमें जो है ज्यादा नॉलेज की जरूरत होनी चाहिए? क्या हमें मेटफॉर्मिन होल्ड करनी है? या आप ये भी कह सकते हैं, टीचिंग वीचिंग छोड़ो, आप ये समझो कि एक पेशेंट है पेनक्रियाटिक कैंसर का, तो प्री ऑपरेटिवली हमें क्या ध्यान रखना है? अगर आप इतना याद कर दो, ये क्वेश्चन तो वैसे भी लंबा ये जो है वो हमारी एडिटिंग टीम ने बना दिया है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप तो बस इतना याद रखो कि एक पेशेंट है पेनक्रियाटिक कैंसर का और हमें प्री ऑपरेटिवली क्या ध्यान में रखना है, एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है किसमें? प्री ऑपरेटिवली, कि ऑपरेशन से पहले। ओके, तो ये बात हम करते हैं प्री ऑपरेटिवली कि नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। क्या नर्स जो है वो मेटफॉर्मिन को होल्ड करेगी? क्या लिवोथायरोक्सिन को होल्ड करेगी? क्या एंटी हाइपरटेंसिव देगी? क्या ग्लाइकोपाइरोलेट देगी? ओके, अब बात करते हैं हम सबसे पहले तो आपके पेनक्रियाटिक कैंसर की। 2-3 बातें हैं पेनक्रियाटिक कैंसर की। पेनक्रियाटिक कैंसर तो जानते होंगे, अच्छी बात है, जानते हो। कभी हमारा जो है टाइम आया तो हम कभी आपको कैंसर भी जो है कॉमनली पढ़ाएंगे। पेनक्रियाटिक कैंसर की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन साइट पूछ ली जाती है कि आप हमें ये बताओ मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? तो पेनक्रियाज का जो हेड होता है ये हमारा मोस्ट कॉमन साइट होता है। आपने देखा होगा इस प्रकार से बना होता है पेनक्रियाज। अरे हाँ, है ना? तो पेनक्रियाज का जो हेड होता है हमारा, है ना, इस प्रकार से आपने देखा होगा पेनक्रियाज, है ना? तो पेनक्रियाज का जो हेड होता है हमारा, वो क्या होता है? इसका मोस्ट कॉमन साइट होता है कैंसर के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्यूमर मार्कर की। कई बार क्वेश्चन में ट्यूमर मार्कर पूछ लिया जाता है। ट्यूमर मार्कर कब पूछा गया था? आरआरबी 2019 के अंदर। आरआरबी 2019 में पूछा गया कि भाई इसका तो ट्यूमर मार्कर बताओ कितना होता है? तो इसका होता है CA 99। क्या होता है? CA 99। आगे जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो इसे लिखा जाता है, मैंने ऊपर लिख दिया था, कोई बात नहीं, ये लीजिए। तो ये इसका ट्यूमर मार्कर क्या होता है? CA 99 होता है। इसका अगर हम बात करते हैं प्रोसीजर, सर्जिकल जब हम इंटरवेंशन करते हैं तो प्रोसीजर का नाम क्या होता है? उस प्रोसीजर का नाम होता है विपल्स प्रोसीजर। विपल्स प्रोसीजर। ये तो 2-3 बातें हो गई पेनक्रियाटिक कैंसर के बारे में। बाकी मैं आपको MSN यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो MSN की बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, ये कभी मौका आएगा तब हम करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कि जब पेशेंट आया तो प्री ऑपरेटिवली हमें क्या करना है। आज हम नर्स बने हैं OT की। ओके, आगे देखिए, सबसे पहली बात आती है कि आपको किसी भी सर्जरी से पहले या एनेस्थीसिया देने से पहले क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर आपका सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोड़ो, आपके हर प्रकार के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे प्री ऑपरेटिवली। देखिए, कंसीडरेशंस,
कंसिडरेशंस बिफोर, हम बोल सकते हैं सर्जरी, या हम बोल सकते हैं एनेस्थीसिया, है ना, एनेस्थीसिया, या हम बोल सकते हैं कंसिडरेशंस प्री ऑपरेटिव कंसिडरेशंस, प्री ऑपरेटिव कंसिडरेशंस, कि हमें ऑपरेशन से पहले क्या क्या ख्याल रखना है ना। तो सबसे पहले आती है दो प्रकार की चीजें हैं, क्या होल्ड करना है और क्या हमें देना है, क्या होल्ड करना है और क्या हमें देना है। हम होल्ड की बात करते हैं तो होल्ड में हमें एनपीओ रखना है, पर्सन को क्या रखना होता है, एनपीओ, यानी कि ओरली हमें कुछ नहीं देना, ओरली किसी भी चीज को क्या रखना होता है, होल्ड रखना होता है, किसी भी चीज को खाने के लिए नहीं देना। ये तो आप सभी जानते हैं, कॉमन सी चीज है। इसके अलावा जो है आपने वो ड्रग्स नहीं देनी जो उसके ग्लूकोज को कम करती है, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे होल्ड करनी है ये कौन सी, तो एग्जांपल के तौर पे आ जाती है मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन को क्या करना है, होल्ड करना है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, तो आपने और होल्ड करनी है, क्या होल्ड करनी है, एंटी हाइपरटेंसिव, और एंटी हाइपरटेंसिव में एक ही चीज होल्ड करनी है आपने, एस इनहिबिटर। कौन से करने हैं, एस इनहिबिटर्स। क्यों भाई एस इनहिबिटर्स क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एस इनहिबिटर्स हैं ये आपके अंदर ड्यूरिंग सर्जरी हाइपोटेंशन का काम कर सकते हैं। किसका काम कर सकते हैं, हाइपोटेंशन का। इसीलिए जो है हम बोल सकते हैं हाइपोटेंशन ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये सर्जरी के दौरान जो है हाइपोटेंशन न करवाए, इसलिए भी इसको क्या करते हैं, हम होल्ड करते हैं, इनको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। और क्या होल्ड करना है भाई, टीसीए नहीं देना। क्या नहीं देना, टीसीए, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। क्यों, ये क्या करवा सकते हैं, ये अरिदमिया करवाते हैं, ये क्या करवाते हैं, अरिदमिया करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, अरिदमिया। अरिदमिया कौन सा, साइनोटिक अरिदमिया, है ना। तो ये साइनोटिक अरिदमिया करवा सकता है टीसीए। ये आप पढ़ेंगे कभी न कभी डिप्रेशन के अंदर, या आपने कभी पढ़ भी रखा होगा, डिप्रेशन के अंदर जो है टीसीए दिया जाता है। ये टीसीए जो है डिप्रेशन की ड्रग ऑफ चॉइस जो है उसके अंदर सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। फर्स्ट तो एसएसआरआईज रहती है, सेकंड ये रहती है। टीसीए के अलावा और कौन सी नहीं दी जा सकती, तो इसके अलावा एंटी प्लेटलेट भी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हमें जो है प्लेटलेट का ही तो जरूरत है, प्लेटलेट की ही जरूरत है किसके दौरान, सर्जरी के तो बाद में, है ना। तो और आपने क्या दे दी, एंटी प्लेटलेट दे दी, तो उसके अंदर क्या नहीं हो पाएगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, हाँ घाव जो है या वुंड जो है कभी हील नहीं होगा। ओके, अब हम बात कर सकते हैं कि क्या दे सकते हो, तो क्या दे सकते हैं इसमें हम चर्चा करते हैं। आप दे सकते हो थायराइड की मेडिसिन, क्या दे सकते हो, थायराइड की मेडिसिन, थायराइड की मेडिसिन। ओके, इसके अलावा क्या दे सकते हो, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हो, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स जो है आप दे सकते हो। और क्या दे सकते हो, अच्छा कौन सी नहीं देनी, तो कौन सी नहीं देनी, एक्सेप्ट कौन सी रहेगी, एक्सेप्ट हमारी, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, एक्सेप्ट कौन सी रहेगी, तो एक्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो एस रहेगी, एस जो है आपने नहीं देनी, एस आपने नहीं देनी। इसके बाद में अगर हम चर्चा करते हैं और क्या चीज दे सकते हैं, तो और अगर हम दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। इससे क्या होगा, स्ट्रेस डाउन होगा, पर्सन जो है रिलैक्स करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं, लेकिन कौन सी नहीं देनी, एक्सेप्ट क्या रहेगा, एक्सेप्ट टीसीए, कौन सा रहेगा हमारा, टीसीए। तो आपने कौन सा नहीं देना, टीसीए नहीं देना, बाकी सारे के सारे आप एंटी डिप्रेसेंट जो हैं वो इसका चालू रख सकते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोपायरोलेट आता है एक, कौन आता है, ग्लाइकोपायरोलेट, पायरोलेट, पायरुलेट सॉरी, ग्लाइकोपायरुलेट आता है। ग्लाइकोपायरुलेट जो है अगर आप पढ़ेंगे तो एनेस्थीसिया में, या हम बोल सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया में, जब भी कोई सर्जरी की जाती है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वहां पे हमें एट्रोपिन देना पड़ता है। एट्रोपिन जो है हम जब हम देते हैं तो एट्रोपिन के साथ में जो है ग्लाइकोपायरुलेट दिया जाता है। एट्रोपिन आपको ब्रेडिकार्डिया से बचाता है, तो ग्लाइकोपायरुलेट जो है आपको सिक्रीशंस जो है वो बॉडी के डाउन करता है। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है क्या, बॉडी के सिक्रीशंस को, है ना। किसके साथ दिया जाता है, एट्रोपिन के साथ में दिया जाता है। तो इन्हें हम होल्ड में नहीं रख सकते, इन्हें तो हमें देना ही पड़ेगा। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, तो एंटी एंजाइटी ड्रग दे सकते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग जो है वो हम दे सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें जो हम दे सकते हैं, बाकी सारी चीजों को हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। अब आप यहां पे देखेंगे
क्वेश्चन पे अगर हम वापस आते हैं तो क्वेश्चन के अंदर क्या है कि क्या आप जो है पेनक्रियाटिक सर्जरी भूल जाओ, तुम सर्जरी तुम ये भूल जाओ, कंडीशन क्या है, तुम तो ये याद रखो कि हमारे पास में सर्जरी है और सर्जरी में हमें प्री ऑपरेटिवली क्या याद रखना है। बाकी क्वेश्चन जो है सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है। यहां पे देखिए कि सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिवली हमें क्या याद रखना है। होल्ड मेटफॉर्मिन बिल्कुल सही है, होल्ड करना होता है। होल्ड लिवोथायरोक्सिन नहीं, लिवोथायरोक्सिन यानी कि थायराइड की ड्रग को होल्ड नहीं करना होता, T3 T4 की ड्रग को होल्ड नहीं करना होता। क्या हमें एंटी हाइपरटेंसिव दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। क्या हम ग्लूकोपारालेट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो हमारा जो आंसर जाता है वो बी जाता है कि हमें क्या नहीं रोकनी, लिवोथायरोक्सिन थायराइड की जो है वो मेडिसिन होती है, तो इन्हें हम जो है हम नहीं रोकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा जो है आपके लिए घुमावदार रहा होगा। देखिए ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका जो है अभी एग्जाम आ रहा है। कईयों को लग रहा होगा कि यार ये क्या ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं गए, क्योंकि एग्जाम आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में जो भरा हुआ है वो कचरा हो जाए बिल्कुल ही, क्योंकि पहले से कुछ ना कुछ कचरा हो रहा होगा, पर मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल ही कचरा हो जाए। तो आप जो है इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो। मैं एक प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाने आया हूँ। डिटेल में पढ़ाने के लिए हमारे पास में बहुत टाइम पड़ा है एग्जाम के बाद में, और हम वहां पे तब से डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो सारी चीजें जो है क्या चलेगी, शॉर्ट में चीजें चल रही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि सर्जरी से पहले, क्वेश्चन के बहकावे में मत आओ, लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा होता है, बस आप तो कुछ शब्द पकड़ो कि सर्जरी से पहले प्रोफाइलेक्टिक रूप से हमें क्या देना है और क्या नहीं देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर्जरी से 1 घंटे पहले हमने एक शब्द और पकड़ लिया कि एक सर्जरी होने वाली है, कोई सर्जिकल जो है हम बोल सकते हैं प्रोसीजर होने वाला है, उससे 1 घंटे पहले 1 आवर पहले हम क्या दे सकते हैं और क्या चीज हमें होल्ड करनी है, या हम बोल सकते हैं उसका टाइम ड्यूरेशन अलग होगा। तो ये बात आर यहां पे ये पूछ रहा है। अब देखिए, क्या हम क्लोरमफेनिकोल दे सकते हैं 1 घंटे पहले? क्या हम वेंकोमाइसिन दे सकते हैं? क्या हम पेनिसिलिन जी दे सकते हैं? क्या हम ऑगमेंटिन दे सकते हैं? अब कईयों को लग रहा होगा ऑगमेंटिन नाम पहली बार सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने इसके एक और नाम सुना होगा, एमोक्सिसिलिन। लीजिए, अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये सारी की सारी क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं, कि इनमें से कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स जो है वो 1 घंटे पहले दी जानी चाहिए, लेकिन एक एंटीबायोटिक ऐसी है जो नहीं दी जानी चाहिए। एक्सेप्ट पूछा है? अरे हाँ या ना। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए आगे अगर हम बात करते हैं तो प्री सर्जिकल देखा जाए तो प्री सर्जिकल या 1 घंटे में विद इन 1 आवर हमें कौन कौन सी प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स दे देनी है। प्रोफाइलेक्सिस के लिए एंटीबायोटिक्स हमें देनी है, तो कौन कौन सी देनी है तो वो लिखेंगे। वो 3 ही शब्द हैं, ALL, ऑल। सभी प्रकार की एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हमें कब देनी होती है? 1 घंटे पहले देनी होती है, एक्सेप्ट एक नहीं देनी भाई। कौन सी नहीं देनी? तो वेंकोमाइसिन नहीं देनी। कौन सी नहीं देनी? वेंकोमाइसिन। क्यों भाई, क्यों नहीं देनी? वेंकोमाइसिन के साथ में आपने ऐसा क्या भेदभाव कर रहे हो? क्या ये जो है घर का मझला बेटा है कि बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, बड़ा पापा का लाडला है, छोटे वाला माँ का लाडला, बीच वाला है, किसी का लाडला नहीं है बेचारा? क्या वेंकोमाइसिन के साथ में आप भेदभाव कर रहे हैं? क्या ये छुआछूत का जो है शिकार हो रहा है? नहीं, वेंकोमाइसिन जो है वो घर का बड़ा लड़का है, ये सबसे पहले आएगा 2 घंटे पहले। इसको कब दिया जाना चाहिए? 2 घंटे प्रायर दिया जाना चाहिए, प्रायर टू सर्जरी या कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो। बाकी सारी प्रोफाइलेक्टिक रूप से एंटीबायोटिक्स जो दी जाती हैं वो तो कब दी जाती हैं? 1 घंटे पहले दी जाती है। लेकिन वेंकोमाइसिन अकेली ऐसी हम बोल सकते हैं एंटीबायोटिक है जो सर्जरी से 2 घंटे पहले दी जाती है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं वेंकोमाइसिन की, कि वेंकोमाइसिन क्या बला है। वेंकोमाइसिन, अच्छा आपको आंसर तो मिल गया होगा क्वेश्चन का आंसर पहले देख लीजिए। देखिए, क्लोरमफेनिकोल दे सकते हैं, पेनिसिलिन जी भी दे सकते हैं, ऑगमेंटिन दे सकते हैं, लेकिन कौन से नहीं दे सकते? वेंकोमाइसिन। तो ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अब देखते हैं वेंकोमाइसिन के बारे में। वेंकोमाइसिन जो है वो वेंकोमाइसिन होती है, और इसके अलावा एक और होती है टाइकोप्लेनिन, है ना, टाइकोप्लेनिन नाम से आती है या टेकोप्लेनिन नाम से आती है, टेकोप्लेनिन के नाम से यहाँ पे आपको मिल जाती है। टार्गोसिड जो है
के नाम से ये आपको मिल जाती है। ये दोनों एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, दोनों एंटीबायोटिक, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो किस चुड़ैल का नाम लेके आ रहा है, नहीं नहीं, है ना, ये दोनों जो है वो एंटीबायोटिक हैं। दोनों एंटीबायोटिक जो होती हैं, टेकोप्लेनिन और आपका वेंकोमाइसिन, ये टेकोप्लेनिन है, TEICHO, टेकोप्लेनिन और वेंकोमाइसिन, ये दोनों के दोनों क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। दोनों के दोनों क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। अच्छा, तो ये बाकी एंटीबायोटिक से खास क्यों है? ये बिल्कुल खास है। ये इसलिए खास है क्योंकि एक ग्रुप से आती है, ग्लाइकोपेप्टाइड ग्रुप की, ये ग्लाइकोपेप्टाइड ग्रुप से आती है। अच्छा, इनको ऑब्टेन कहां से किया जाता है? इसी में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है कि इनको ऑब्टेन कहां से किया जाता है। इनको ऑब्टेन जो किया जाता है वो किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस ओरिएंटलिस बैक्टीरिया। अब आप कहोगे सर इसमें क्या खास हो गया, इसमें क्या राज छुपा है? बिल्कुल छुपा है। वेंकोमाइसिन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है हमारी। क्या रहती है? ड्रग ऑफ चॉइस। किन में? उनके अंदर जिनमें क्या काम नहीं कर रही थी, जितने भी प्रकार के विषाणु कीटाणु होते हैं उनके लिए खतरनाक सी दवाई आती है मेथिसिलिन। आपने नाम सुना होगा मेथिसिलिन। लेकिन कुछ ड्रग्स होती हैं या कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो मेथिसिलिन को भी क्या कर देते हैं, रेसिस्ट कर देते हैं, यानी कि वो भी उनपे असर नहीं कर पाती, मेथिसिलिन भी। ओके, तो जहां पे मेथिसिलिन असर नहीं कर सकती, आप ऐसे समझिए, जहां पे गोली काम नहीं कर सकती, वहां पे है ये तोप का गोला। कौन है? वेंकोमाइसिन। मेथिसिलिन क्या होता है? एक ड्रग होती है। मेथिसिलिन क्या है? एक ड्रग है। और जब ये काम नहीं करती तब जो है एक डिजीज हमारे पास में आ जाती है, या जो है कंडीशन हमारे पास में आ जाती है, जिसे बोलते हैं मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस। ये स्टेफाइलोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, कि जहां पे मेथिसिलिन काम नहीं कर रही थी, जिन स्टेफाइलोकोकस ओरियस पे मेथिसिलिन काम नहीं कर रही थी, बंदूक की गोली काम नहीं कर रही थी स्टेफाइलोकोकस ओरियस को मारने के लिए, वहां पे हमने तोप के गोले का इस्तेमाल किया है, वेंकोमाइसिन को। तो वेंकोमाइसिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस रहती है मारसा की। ये क्वेश्चन आया था, नोरसेट तो नहीं होता था तब, एम्स होता था, एम्स 2018 के अंदर, और तब ये पहली बार MRSA जो है वो हाईलाइट हुआ था। उससे पहले कोई कोई टीचर करवाता था, लेकिन बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते थे। और पहली बार जब उसने पूछा तो बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए, यार MRSA है क्या? उन्हें नाम ही पहली बार सुना, और बहुत सारे टीचरों ने भी नाम जो है पहली बार सुना था, MRSA क्या है ना। तो मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस, क्योंकि उसने पूरा नाम नहीं दिया, उसने सिर्फ MRSA दे दिया। बाकी जो अगर कोई टीचर पढ़ाता, मैं ये नहीं कह रहा टीचर की गलती है, टीचर कोई पढ़ाता है तो कंप्लीट पढ़ाता है, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, उस भाई ने क्या किया, एम्स वाले ने MRSA दे दिया। तो ये 2018 के अंदर बहुत सारे टीचर पढ़ाया करते थे, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाते भी थे, लेकिन स्टूडेंट जो है वो ज्यादातर इस चीज पे ध्यान नहीं देते थे। तो वेंकोमाइसिन जो है वो तोप का गोला है। देखिए जरा, ये मेथिसिलिन तो थी गोली, तोप, बंदूक की गोली है ना, गन शॉट था। ये है तोप का गोला आपके, ये है तोप का गोला। क्या हो कि ये जो ओरियस है हमारा, क्या हो ये जो ओरियस है, ये वेंकोमाइसिन के खिलाफ, वेंकोमाइसिन भी जो है इसके खिलाफ काम ना करे, या ओरियस जो है वेंकोमाइसिन के खिलाफ रेसिस्टेंट हो जाए, उसे हम बोलते हैं वेंकोमाइसिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। क्या हो कि बंदूक की गोली भी काम नहीं कर रही थी, तोप का गोला भी काम नहीं कर रहा था, अब क्या हो? तो अब बात आती है कि हमें क्या करना पड़ेगा, मिसाइल छोड़नी पड़ेगी। क्या छोड़नी पड़ेगी? मिसाइल। तो एक काम करो, एक और एंटीबायोटिक लेकर के आओ, और इसकी जो एंटीबायोटिक होती है, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, वो रहती है हमारी सेफ्ट्रोलिन। कौन रहती है? सेफ्ट्रोलिन। ओके, इसकी जो ड्रग रहती है, अच्छा ये है क्या? VRSA है, वो था MRSA, ये है VRSA। इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो क्या रहती है हमारी? सेफ्ट्रोलिन रहती है। ये है हमारी मिसाइल। ये क्या है? मिसाइल। अब बताओ कैसे नहीं मरेगा तुम। ये है वेंकोमाइसिन के बारे में छोटी मोटी बातें। ओके, आगे चलते हैं। तो वेंकोमाइसिन जो है वो कहाँ से लिया जाता है, आपको पता चल गया होगा, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस जो है बैक्टीरिया से लिया जाता है। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस ओरिएंटलिस बैक्टीरिया से है इसे लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं, छोटी मोटी बात अगर और करनी चाहें, तो आपके सामने जो है एक चीज और आती है, एक ड्रग आती है यहाँ पे, क्लोरमफेनिकोल। आपने पीछे पढ़ा था, एक ड्रग का नाम था क्लोरमफेनिकोल।
क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल, ये जो एंटीबायोटिक है इसके कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, उन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साइड इफेक्ट क्या आता है? ग्रे बेबी सिंड्रोम। क्या आता है? ग्रे बेबी सिंड्रोम। बच्चा जो है किस कलर का हो जाता है? ग्रे कलर का हो जाता है। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम इसका साइड इफेक्ट रहता है। इसके अलावा भी आपने एक ड्रग और पढ़ी, वेंकोमाइसिन, है ना? तो वेंकोमाइसिन का भी साइड इफेक्ट देख लेते हैं। तो वेंकोमाइसिन का जो साइड इफेक्ट आता है वो आता है रेडमैन सिंड्रोम। क्या आता है? रेडमैन सिंड्रोम। क्या आता है? रेडमैन सिंड्रोम। इसके अलावा एक ड्रग और होती है, एम्योड्रोन, आपने नाम सुना होगा, एम्योड्रोन। एम्योड्रोन से, इससे तो होता है रेडमैन सिंड्रोम, इससे होता है ब्लू मैन सिंड्रोम। मान नहीं है, ये मेन है। मेन का मतलब है आदमी, यहाँ पे आदमी, मेन का मतलब आदमी से लिया गया। रेडमैन मतलब कि वेंकोमाइसिन जब आप ओवरडोज दे देते हैं तो आदमी लाल रंग का हो जाता है। एम्योड्रोन जब आप ज्यादा दे देते हैं तो आदमी किस प्रकार का हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। कुछ इस प्रकार से। कहाँ गया वो? मैंने बनाया, ये लीजिए, इस प्रकार से। ये है आपका ग्रे बेबी, ये तो है ग्रे बेबी, कि बेबी कैसा हो जाता है? ग्रे कलर का होने लग जाता है। पेल और ब्लू स्किन हो जाती है, पीली पीली और ब्लू सी, ठीक है। लेथार्जिक आइज हमें देखने को मिलती है, ये बच्चों के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। ये भाई साहब आप देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, पूरा चेहरा ऐसे हो रहा है जैसे नील खा के आया है ना, नीला आदमी, नील गाय लग रहा है बिल्कुल। ये है हमारा ब्लू मैन। ब्लू मैन, जैसे शक्तिमान वैसे ब्लू मैन, स्पाइडरमैन, इस प्रकार से ये है ब्लू मैन। आज से हमारा जो है नया सुपर हीरो है ब्लू मैन। ओके, इसके अलावा ब्लू मैन किससे होता है? एम्योड्रोन से। किससे होता है? एम्योड्रोन से। किससे होता है? हमारा एम्योड्रोन से। इसके अलावा ये है हमारा रेडमैन। इसकी आंखें हमें आपको दिखाई नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको पहचान लोगे, क्योंकि सुपर हीरो है, आप इसे पहचानो नहीं, इसलिए हमने आंखें छुपा दी। आपने देखा होगा मास्क लगा के आते हैं सुपर हीरो, इसका मास्क जो है ये लगा हुआ है आप, ताकि इसको पहचाने नहीं। तो ये होता है रेडमैन। रेडमैन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? तो क्लोरमफेनिकोल की वजह से, सॉरी जो है हमारे वेंकोमाइसिन की वजह से हमें देखने को मिल जाता है। व्यक्ति जो है किस प्रकार का होता है? लाल रंग का। आप ऐसे समझिए कोई गोरा व्यक्ति है, मतलब कोई अंग्रेज फॉरेन टाइप का गोरा व्यक्ति है, वो धूप में 10 घंटे खड़ा रहे, एकदम गोर, एकदम लाल हो जाए वैसे, है ना, चमक करके से। तो उसी प्रकार से जो है ये देखने को मिलता है। ओके, एक दो चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पे। एक मैं आपसे ही क्वेश्चन कर रहा हूं, आपसे कॉमन क्वेश्चन कर रहा हूं, एक बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है। आप हमें ये बताइए कि कॉमनली जो है एंटीबायोटिक जो होती है, कॉमनली, मैं कॉमनली बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा। कॉमनली एंटीबायोटिक जो होती है इसका असर रहता है 4 से 6 घंटे, 4 to 6 आवर्स। कॉमनली 4 घंटे जो है कॉमनली असर रहता है। आपने सर्जरी से 1 घंटे पहले ड्रग दी है एंटीबायोटिक, हाँ है ना? सर्जरी चली है मोर देन 6 आवर, कब तक? 10 घंटे। कब तक चली? 10 घंटे। अब आप मुझे ये बताइए कि इस 10 घंटे के दौरान, इस सर्जरी के दौरान, ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, आप नेक्स्ट एंटीबायोटिक की डोज जो है वो रिपीट कब करोगे? ड्यूरिंग सर्जरी नेक्स्ट रिपीटेशन ऑफ डोज, क्या नेक्स्ट डोज कब देंगे ऑफ एंटीबायोटिक? आप जो है वो कब देंगे बताइए। कुछ समझ में आया? क्वेश्चन नहीं आया? दोबारा सुनने की कोशिश करो, आएगा। कि एक एंटीबायोटिक जो होती है कॉमनली, उसका असर रहता है 4 से 6 घंटे। सर्जरी के दौरान हमने एंटीबायोटिक दे दी, समझ में आया कि नहीं है? हमने सर्जरी के दौरान एंटीबायोटिक दे दी। अब उस एंटीबायोटिक का असर रहा 4 घंटे, मान लीजिए, कॉमनली मान लीजिए 4 घंटे रहा, लेकिन सर्जरी चलनी है 10 घंटे तक, तो 4 घंटे बाद तो असर कंप्लीट हो गया एंटीबायोटिक का। अब आगे आपने जो है, जो आपकी प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक थी, वो तो उसका असर खत्म हो गया। क्या हम दोबारा डोज को जो है वो रिपीट करेंगे, हाँ या ना? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम रिपीट करेंगे तो कितने घंटे बाद रिपीट करेंगे? सेकंड क्वेश्चन ये है। अब आप ये बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हम रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे, यस और नो? तो बिल्कुल आता है कि हमें रिपीट करना है। क्यों? क्योंकि हमें प्रोफाइलेक्टिक जो है एक प्रकार से इसका ट्रीटमेंट करना ही करना है, प्रोफाइलेक्सिस के रूप में इसे देना, तो बिल्कुल रिपीट करते हैं, यस। अच्छा, कितने घंटे बाद में रिपीट करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। तो ये बात आती है कि मैंने क्या कहा कि ऐसा रहता है 4 से 6 घंटे, तो इतनी देर बाद ही रिपीट कर दो। यानी कि ये क्वेश्चन, ये आंसर या ये जो पॉइंट है, ये आप अपने रंग बिरंगे पेन से लिख लेना कि जब भी हम रिपीट करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, तो ड्यूरिंग सर्जरी जो है हमें एंटीबायोटिक जो रिपीट करनी होती है, एंटीबायोटिक जो रिपीट करनी होती है,
वो कितने घंटे में रिपीट करनी होती है, तो 4 घंटे बाद में हमें रिपीट करनी होती है, एवरी 4 आवर, हर 4 घंटे बाद में। ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, ये आंसर आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार छूट जाता है, कोई जो है निकल जाता है दिमाग से। ओके, आगे चलेंगे। ये आपके जो है आदमी हो गए थे। इनमें से बताइए कौन सा जो है वो जनरल एनेस्थीसिया का एग्जाम्पल है और कौन सा नहीं है। कि नीचे दिए गए हैं वो सारे के सारे एनेस्थीसिया हैं, लेकिन इनमें से एक जो है वो जनरल एनेस्थीसिया नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोई और प्रकार का एनेस्थीसिया हो सकता है। आप बताइए कौन सा एनेस्थीसिया होगा। क्या वो केटामाइन है, क्या वो प्रोपोफोल है, क्या वो डेस्फ्लुरेन है, या क्या वो प्रोलिकेन है। अब यहाँ पे आपने अगर पीछे इसी क्लास के अंदर पीछे थोड़ा सा ध्यान दिया था तो आपने एक चीज नोटिस की होगी। जब मैंने आपको एनेस्थीसिया बताया था तब मैंने आपको कहा था कि वो सब एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया होते हैं जिनके पीछे क्या लग जाए, केन लग जाए। तो आप ये देखिए इनमें से केन किसके पीछे है, तो केन लगा है सिर्फ प्रोलिकेन के पीछे, तो ये हमारा जो है वो आंसर रहता है। अच्छा, आपने केटामाइन का नाम सुना था, प्रोपोफोल का नाम सुना था, ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों के दोनों आपने नॉन ओपोइड जो है जनरल एनेस्थीसिया के अंदर आपने पढ़ा था। ये डेस्फ्लुरेन क्या बला है, जैसे ये नॉन ओपियोइड्स थे, जैसे ये क्या थे, नॉन ओपियोइड्स थे, वैसे डेस्फ्लुरेन क्या होता है, वहां पे देखा होगा आपने, एक आईवी दिया जा रहा था, एक दूसरा वेपर दिया जा रहा था, ये वही बला है, वेपर। मैंने आपको बताया था कि एनेस्थीसिया मशीन में 2 डिब्बे लगे होते हैं रंग बिरंगे, उनमें से एक डब्बे में यही डाला जाता है, डेस्फ्लुरेन। अच्छा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे, छोटी मोटी बातें करते हैं इन्हीं के बारे में। तो लोकल एनेस्थीसिया के, जनरल एनेस्थीसिया के बारे में हम पढ़ा है, वेपर के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, लोकल एनेस्थीसिया की बात करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो लोकली दिया जाता है, आपको पता है, जैसे हाथ पे कोई सर्जरी करनी है तो हाथ पे लगा दो, नाक का कोई प्रोसीजर है जैसे नेसोगेस्ट्रल ट्यूब डाल रहे हो तो थोड़ा सा नाक पे लगा दो, अगर कोई कैथेटर डालना है तो कैथेटर वाले पॉइंट पे लगा दो, इसी प्रकार से हम इस्तेमाल लोकली इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये 3 प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, 3 प्रकार का जो होता है ये इस्तेमाल किया जाता है। किस किस प्रकार से, तो ये 3 प्रकार से हमारे यहाँ पे, एक जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में, किस फॉर्म में, इंजेक्टेबल, अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे लिडोकेन, है ना, इंजेक्टेबल फॉर्म में। सेकंड जो हमारा आता है वो आता है आपका स्प्रे की फॉर्म में, किस फॉर्म में आता है, स्प्रे की फॉर्म में। और थर्ड जो आता है वो आता है जेली, कौन सा आता है, जेली। मोस्टली जो इन तीनों में इस्तेमाल किया जाता है वो जनरली ज्यादातर आप जो है मोस्टली यूज करते हैं वो होता है कौन सा है, लिडोकेन या जाइलोकेन जिसे आप कहते हैं। इसके अलावा जो है प्रोकेन वगैरह जो है और भी इस्तेमाल हम लेते हैं। जब हम इंजेक्टेबल की बात करते हैं तो ये लोकल टिश्यूज में इस्तेमाल होता है, खैर ये तो आप सभी को पता ही होगा, ये तो मैं भी कोई बेवकूफों वाली बात कर रहा हूं, लेकिन बात मैं जो कर रहा हूं वो ये है कि जब आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो इंजेक्ट का हम बोल सकते हैं फॉर्म कौन सा होना चाहिए, मैनर कौन सा होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे लगा के वापस निकाल लिया, नहीं, इसका भी एक मैनर होता है, ऐसे नहीं लगाया जाता। देखिए इस हाथ में लगाना है तो हाथ में जैसे यहाँ पे लगाना है तो पहले पॉइंट, फिर इस प्रकार से ऐसे घुमा घुमा करके, ऐसे लग रहा है जब पंखा घूम रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ 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 यहाँ, इस प्रकार से, है ना, तो इस प्रकार से लगाया जाता है जिसे हम फैन मैनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैन मैनर, फैन पंखे की तरह घूमने वाला फैन मैनर, या हम ये बोल सकते हैं सर्कुलर मैनर। कैसा मैनर, सर्कुलर मैनर, कैसे होता है, ऐसे, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से सर्कुलर मैनर में जैसे लगाया जाता है, फैन मैनर में या सर्कुलर मैनर में। इसके अलावा स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ लगाते हैं, तो स्प्रे जो है हम ईयर या नोज के रूप में जो है, जब हमें जो है नोज में या ईयर में कोई हमें जो है काम करना हो तब हम करते हैं। जेली जब हम मोस्टली यूज करते हैं एनजी ट्यूब या ट्यूबेशन, इंट्यूबेशन जिसे आप बोलते हैं, एनजी ट्यूब वगैरह जब हम डालते हैं, कैथेटर वगैरह जब हम डालते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया के अंदर मोस्टली जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो है ही क्या, तो लिडोकेन, या जिसे आप जो है लिग्नोकेन, या जिसे आप जाइलोकेन के नाम से जानते हैं, वो भी कौन सा, 2% वाला, है ना। तो ये मोस्टली जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाली यही चीज है। ओके, इसके अलावा लोकल एनेस्थीसिया की 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरीज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, है ना। आपने लिडोकेन और जो है प्रोकेन के बारे में पढ़ा तो है, पर इसकी कैटेगरी भी होती है, कैटेगरी, है ना, कैटेगरी ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, कैटेगरी ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। तो 3 प्रकार की जो है यहाँ पे कैटेगरी पाई जाती है।
कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहली आती है शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग। फिर आती है इंटरमिटेंट। और फिर थर्ड आती है हमारी लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमिटेंट और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग की बात करते हैं तो इसमें जो कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रोकेन। कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? प्रोकेन इसमें ज्यादा जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, प्रोकेन। इसके अलावा एक और होता है क्लोरप्रोकेन। क्लोरप्रोकेन, इसमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन सा लिया जाता है? तो प्रोकेन ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है, प्रोकेन। और इसके अलावा कौन सा होता है? तो क्लोरप्रोकेन जो है वो होता है। ओके, इंटरमिटेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैं बार बार एक नाम इस्तेमाल ले रहा हूं, लिग्नोकेन या लिडोकेन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज। इसके अलावा प्रोलिकेन, ये भी जो है इसमें इस्तेमाल होता है। ओके, फिर आता है लॉन्ग एक्टिव। लॉन्ग एक्टिव में जो है रोपिवाकेन। रोपिवाकेन, रोपिवाकेन जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है, रोपिवाकेन। तो ये होते हैं हमारे कुछ जो है लोकल एनेस्थीसिया। कितनी कैटेगरी होती है? तो 3 कैटेगरी होती है। आई थिंक आपको जो है ये कुछ ना कुछ समझ में आया होगा इसका। आगे चलते हैं। तो ये होगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि केटामाइन और प्रोपोफॉल तो नॉन ओपियोइड जनरल एनेस्थीसिया है, प्रोलिकेन जो है ये हमारा लोकल एनेस्थीसिया है। और अगर हम बात करते हैं किसकी? आपके डेस्फ्लुरेन की, तो डेस्फ्लुरेन जो है वो आपका वेपर एनेस्थीसिया के रूप में या एनेस्थेटिक मशीन के अंदर जो है इस्तेमाल में लिया जाता है। आगे देखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ये क्या है? पहचानिए। अब जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो जनरली किसके आएंगे? इमेजेस के आएंगे। ओके, तो पहचानिए ये क्या चीज है। आइडेंटिफाई द इमेज। ये आपके सामने सिरिंज दिख रही होगी। सिरिंज में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पीछे ये जो है येलोइश कलर का कुछ लगा हुआ है। ये सिरिंज खाली नहीं है, ये व्हाइट कुछ ना कुछ इसके अंदर डाला हुआ है, व्हाइट मटेरियल कुछ डाला हुआ है, व्हाइट प्रकार की कुछ व्हाइट जो है पदार्थ इसके अंदर व्हाइट कलर का डाला हुआ है। ये चीज क्या है? और पास में जो है इस प्रकार की एक केन पड़ी हुई है, जो है आपका पड़ा हुआ है। ओके, अब एम्प्यूल जो है यहाँ पे पड़ी हुई है। अब ये बताइए इसमें चीज क्या है? ये व्हाइट पदार्थ क्या है, या ये सिरिंज किस चीज की है? इसे सिरिंज जो है किस प्रकार की? आपको देखते समझ में आ जाना चाहिए। ये येलो यहाँ पे अगर आप पार्ट देख रहे हैं, येलो जो यहाँ पे लगाई होती है पर्ची, अगर आप ये देख रहे हैं, अगर आपको देखते समझ में आ रहा है तो समझ आना चाहिए कि ये चीज क्या है। देखिए जरा ये क्या होता है। ये होता है आपका एनेस्थीसिया के लिए कॉमनली इस्तेमाल होने वाला, आईवी इस्तेमाल होने वाला, आईवी एनेस्थीसिया के लिए जनरली इस्तेमाल होने वाला प्रोपोफॉल। क्या होता है ये? प्रोपोफॉल। आईवी इस्तेमाल लिया जाता है, आईवी एनेस्थीसिया। कौन है ये? हमारा प्रोपोफॉल है। आईवी इस्तेमाल लिया जाता है प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए इसे व्हाइट मिल्की भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज व्हाइट मिल्की। व्हाइट मिल्की है ना, सफेद मिल्की एनेस्थीसिया भी कहा जाता है। ये एक सेडेटिव एजेंट है या एनेस्थेटिक एजेंट जिसे आप कह सकते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट है। कौन है हमारा? ये वाला। ओके, क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इसका कारण क्या है? इसके अलावा हम और भी तो दे सकते थे, आईवी में हमारे पास में और भी बहुत सारी चीजें थी, यही क्यों दिया जा रहा है? ये उन घटनाओं के अंदर दिया जाता है जहां पे डे केयर सर्जरी हो। क्या हो? डे केयर सर्जरी, या हम बोल सकते हैं डे सर्जरी हो। अब ये डे सर्जरी क्या होती है? डे सर्जरी या डे टाइम सर्जरी की बात करते हैं, ऐसी सर्जरी जो पेशेंट आया हमारे पास में, हमने उसकी सर्जरी की फटाफट और फटाफट घर भेज दिया, यानी कि घंटे 2 घंटे भर की जो छोटी मोटी सर्जरी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? डे केयर सर्जरी बोलते हैं। यानी कि इसका यूज क्या होता है? डे केयर सर्जरी में होता है। जो छोटी मोटी सर्जरी होती है, जो छोटी मोटी जो सर्जरी होती है, छोटी मोटी जो सर्जरी होती है उनमें इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे कि 2-4 घंटे की है ना, 2-3 घंटे की जो हमारी सर्जरीज होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल में किया जाता है। तो आप कहोगे सर इसका एग्जाम्पल बताओ फिर, है ना, इतने दूर आए हो तो एग्जाम्पल क्यों नहीं बता रहे? तो एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैटरेक्ट की सर्जरी होगी, जैसे किसकी सर्जरी होगी? कैटरेक्ट की सर्जरी हो गई। जानते होंगे कैटरेक्ट की सर्जरी के बारे में? अरे हाँ या ना। तो कैटरेक्ट की सर्जरी हो गई इस प्रकार से, तो उसके अंदर जो है इस्तेमाल किया जाता है। अरे हाँ या ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा? हमारा जो है प्रोपोफॉल। इसके अलावा जो है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो इंट्यूबेशन डालना हो तो इंट्यूबेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई मेजर इंट्यूबेशन करना है। और क्या किसके, और जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए, ये एग से बना होता है।
मेड अप ऑफ एग। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सो चेक एग एलर्जी। तो जो है आपको पहले क्या चेक करनी है? एग एलर्जी जो है वो चेक करनी है। हालांकि करता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, होना चाहिए। इतना किसके पास टाइम है कि पहले एग एलर्जी चेक करवाए और फिर कोई नहीं करता इतना। तो खैर कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप कर लो तो, पर आपको तो पता होना चाहिए। ओके, और देने से पहले सेक वेल बिफोर यूज, इसे पहले हिलाओ। इसे हिलाना किसको है? इसको हिलाना है, ठीक है। तो सेक वेल बिफोर यूज, ऐसा नहीं पेशेंट को पकड़ के हिला दो तेरे को हिला रहे हैं, नहीं है ना। तो ये क्या है? सेक वेल बिफोर यूज, है ना। तो सेक वेल बिफोर यूज, सेक वेल बिफोर यूज। यूज से पहले आपने क्या करना है? इसको सेक करना है ना। तो ऑलवेज सेक, सेक की स्पेलिंग गलत आई थिंक, है ना, SHAK, सेक, है ना। तो सेक वेल बिफोर यूज, यूज करने से पहले क्या करो? सेक करो। और हाँ, एक बार अगर आपने इसने सिरिंज में भर लिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर आपने सिरिंज में भर लिया तो 6 घंटे के अंदर अंदर यूज कर दो, यूज विद इन 6 आवर्स। क्यों भाई? नहीं तो क्या हो जाएगा? क्योंकि जो छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं, जिसे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, वो जल्दी कर जाते हैं, बिकॉज इट हैज हाई चांसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो का इसमें क्या होता है? हाई चांसेस होते हैं। इसीलिए क्या कर दो? 6 घंटे से पहले या 6 घंटे के अंदर अंदर इसका इस्तेमाल कर लो। ओके, इसके अलावा साइड इफेक्ट आता है इसका, कुछ साइड इफेक्ट। क्या साइड इफेक्ट आता है? तो हाइपोटेंशन हमें देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है? हाइपोटेंशन। तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। ये प्रोपोफॉल के बारे में छोटी मोटी बातें थी। ओके, आगे जो है अभी तो है, ये है आपका पार्ट 1। नेक्स्ट करेंगे हम पार्ट 2 के अंदर। ये आप अभी YouTube पे देख रहे हैं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है इसका आपको लिंक मिल जाएगा, किसी जो है एक टेलीग्राम चैनल का, आप उस पर जा सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है इसकी PDF भी मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो आप हमारे हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप तक अपडेट पहुँचती रहे। यूट्यूब चैनल को भी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको किसी प्रकार की जो है और जो है अगर आप फीडबैक देना चाहें तो आप नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर।